हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, केवल दिवाली का त्योहार नहीं है। आज भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है, जिस दिन को भारत में एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं सरदार पटेल का योगदान जो है देश की एकता को स्थापित करने में, आजादी के बाद, क्योंकि हम जानते हैं देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, उन सभी का एकीकरण करके देश में एकता को स्थापित करने का काम जो है वो सरदार पटेल ने किया। और इसीलिए आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो आज के दिन प्रधानमंत्री जो है एक भाषण दे रहे थे। आपको पता होगा, गुजरात में केवड़िया के पास जो है सरदार पटेल की जो एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, एक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री एक समारोह में भाषण दे रहे थे और इस भाषण में उन्होंने कहा कि देशवासियों को देश की एकता को संरक्षित रखने के लिए अर्बन नक्सल्स की पहचान करनी पड़ेगी और उनसे बचकर रहना पड़ेगा। तो सवाल यह आता है कि यह अर्बन नक्सल कौन है। इनके बारे में हमने अक्सर सुना है, यह बातचीत कई बार होती आई है। कई बार हमने देखा है कि चुनावों के समय में या राजनीतिक भाषणों में इस तरह की बातचीत की जाती है, अर्बन नक्सल्स का जिक्र आता है। तो आज मैं अगले 5-7 मिनट जो है आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यह अर्बन नक्सल जो कॉन्सेप्ट है, इसका तात्पर्य क्या है, क्या यह एक आधिकारिक कॉन्सेप्ट है या फिर यह एक जनरली कहने का तरीका है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा, अगर आप यूपीएससी में इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई कौन सी किताबें खरीदनी है कौन सी नहीं, तो हमारी 18 किताबों का सेट आप 4,299 रुपए में खरीद सकते हैं। ये किताबें खरीद लेंगे तो फिर इसके बाद आपको और कोई किताब यूपीएससी के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको इनमें मिल जाएगा, हिंदी भाषा में है। अगर आप कोर्स ले रहे हैं हमारा कोई, तो उसमें ये किताबें साथ में शामिल होंगी। कोर्स लेने के साथ ये किताबें मत लीजिएगा, कोर्स के अंदर ये किताबें सम्मिलित हैं। और अगर आप जो है एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी की पढ़ाई जो है, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, क्या किया जाए कि एनसीईआरटी बेहतर समझ में आए, तो चिंता छोड़ दीजिए। 5 किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है उन सबका संकलन हमने यहां कर दिया है। एजे लाइव कोड लगा के 1200 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आज ही ले लीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। किताबें लेते हुए याद रखिएगा, एक तो एजे लाइव कोड जरूर लगाइएगा वरना आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और दूसरा हमेशा याद रखिएगा अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा। एड्रेस आप ठीक से नहीं भरते हैं तो फिर किताबों की डिलीवरी में बड़ी समस्या आती है, जो हम नहीं, आप भी नहीं चाहते कि आपका डिलीवरी में देरी हो, हम भी नहीं चाहते कि उसमें देरी हो। तो समय पर मिलने के लिए जरूरी है कि आप अपना एड्रेस, पिन कोड समेत ढंग से उसको जरूर भरिएगा। चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि यह अर्बन नक्सल का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, यह अर्बन नक्सल या फिर शहरी नक्सल जिसको हम कह सकते हैं, यह क्या होता है। देखिए, जैसा नक्सल शब्द तो आप जानते ही होंगे। तो भाई हम सभी जानते हैं भारत में एक नक्सलबाड़ी आंदोलन चला था। पहले नक्सल समझ लेते हैं। 60 के दशक में एक नक्सलबाड़ी आंदोलन चला था, जिसमें क्या हुआ था, जो गरीब किसान थे उन्होंने अपनी भूमि पर अधिकार के लिए जो धनवान लोग थे, जो उद्योगपति थे, उनके खिलाफ, या जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ हिंसा की शुरुआत की। 60 के दशक में यह बंगाल में फैला। बंगाल में फैलने के बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में फैला, और इसी को एक तरह से हम माओवाद भी कहते हैं। नक्सलवाद, माओवाद, ये सारी चीजें जो हैं आप इनको एक जैसा ही बना सकते हैं, एक जैसा ही मान सकते हैं। और यह माना गया कि भाई ये जो है निर्धनों की एक प्रकार की क्रांति जैसी है, जिसने धीरे धीरे आतंकवाद का स्वरूप ले लिया, और ये जो है ये उनके अधिकारों के लिए था। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। नक्सल शब्द तो आपने सुना ही होगा, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार जो है एक युद्ध लड़ रही है, ये बात भी हम जानते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, नक्सलवाद जो था ये एक तरह से ग्रामीण आंदोलन था, क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जमीन जो है, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता था। तो एक प्रकार का ग्रामीण आंदोलन या नक्सलबाड़ी आंदोलन माना गया। लेकिन यह बात इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों को समझ में आ गई कि यार नेतृत्व अगर आपको चाहिए, अगर आपको नेतृत्व चाहिए, अगर आपको प्रभाव चाहिए, दबदबा चाहिए, तो यह आपको शहरी क्षेत्रों में जाकर ही मिलेगा। गांव में आप कितनी भी क्रांतियां करते रहो,
भाई समाज में मीडिया तक पहुंच किसकी ज्यादा है? शहरी लोगों की ज्यादा है। मीडिया किसके बारे में ज्यादा छापता है, लोग किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं? यूनिवर्सिटी में कहां रिसर्च होती है? शहरी क्षेत्रों पर, शहरी लोगों की बातों पर होती है। तो प्रयास यह किया गया कि भाई किसी ना किसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़, अपनी पैठ बनाने की शुरुआत हमें करनी चाहिए। और इसके लिए जो सीपीआई माओवादी है, ये जो आप सीपीआई मार्क्सवादी है, ये एक अलग पार्टी है, याद रखिएगा, जो कि एक प्रॉपर राजनीतिक पार्टी है। लेकिन इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, ये एक आतंकवादी समूह है। इन्होंने एक दस्तावेज भी लिखा, जो दस्तावेज का नाम है शहरी विचार, अर्बन पर्सपेक्टिव्स। शहरी विचार नाम का इनका एक दस्तावेज है, जो ये बताता है कि किस तरह से जब तक हम शहर में जो सत्ता के केंद्र हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कामकाजी लोग हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, जो भी लोग हो, जब तक हम उनके विचारों को प्रभावित नहीं करेंगे या फिर उनको अपने पक्ष में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा जो प्रभाव है वो सीमित ही रहेगा। हमारा जो दबदबा है उसमें कोई खास बढ़ावा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद यह कहा जाता है कि माओवाद या नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसने धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जाता है हमेशा, वो दिया जाता है भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालय। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के लिए यह कहा जाता है कि जैसे हमारे यहां जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो हैं, वो एक प्रकार से वामपंथ का अड्डा बन गई, वो वामपंथ का गढ़ बन गई। और यह कहा जाता है कि वामपंथ की आड़ में, वामपंथ देखिए एक विचारधारा है जो ये कहता है कि निर्धनों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, अपने जीवन में निर्णय लेने की शक्ति उनको होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वामपंथ की आड़ में जेएनयू पर यह भी आरोप हमेशा लगते आए हैं कि वो नक्सलवाद का समर्थक भी रहा है। याद रखिए यह आरोप है, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह आरोप जेएनयू पर हमेशा लगता आया है। जैसे उदाहरण के लिए जब नक्सल, यह कहा जाता है कि सन 2000 वाले दशक में, 2000 से 2010 के बीच में, जब भी कई बार ऐसा हुआ कि नक्सलवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मार गिराया, इस प्रकार की मुठभेड़ होती थी, तो ऐसे आरोप लगे हैं, अब ये सत्य है कि नहीं मैं नहीं जानता, कि जेएनयू में उस चीज का जश्न मनाया गया, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई। जेएनयू खाली एक उदाहरण है। आप वामपंथ के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वामपंथ की पहचान, वामपंथ की पकड़ जो है वो आपको भारत के बाकी विश्वविद्यालयों में भी काफी हद तक देखने को मिलेगी। मैं फिर से दोहरा दूं कि वामपंथ की पकड़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नक्सलवाद जैसे आतंकवाद का समर्थन करना यह अपने आप में चिंताजनक है। ठीक है, तो ये चलता आ रहा था, ये प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में पिक्चर में एंट्री होती है एक लेखक और फिल्म निर्माता की, जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। तो एक विवेक अग्निहोत्री नाम के व्यक्ति हैं जो काफी वर्षों से भारत में फिल्में बना रहे थे। ज्यादा सफल फिल्म निर्माता नहीं थे, हालांकि बड़ी मसाला फिल्में बनाते थे, ज्यादा चलती नहीं थी। तो विवेक अग्निहोत्री ने ऐसे में क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अर्बन नक्सल। तो ये जो टर्म है अर्बन नक्सल, इसके आविष्कार का श्रेय आप विवेक अग्निहोत्री को दे सकते हैं, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक ही है अर्बन नक्सल। और उस शीर्षक में वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये जो शहरी लोग हैं, जो शहरी एक्टिविस्ट हैं, जो कहते ये हैं कि हम लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये वास्तव में एक्टिविस्ट नहीं है, ये सबके सब नक्सलवादी हैं। और इन सबको जो है नक्सलवाद से पैसा मिलता है, नक्सलवादी समूह इनको आदेश देते हैं कि आप ये कीजिए, उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं। ऐसा आरोप अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक में लगाया। ये पुस्तक काफी प्रचलित हुई, काफी इसकी चर्चा हुई। फिर लगभग इसी पुस्तक की थीम पे आधारित उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। गौतम बुद्ध वाला बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम नाम की इन्होंने फिल्म बनाई। इस फिल्म में भी इन्होंने जो है ये ऐसा ही परिवेश दिखाया कि एक यूनिवर्सिटी जो है, जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय दिखाया कि वहां पर किस तरह से प्रोफेसर जो है वो वामपंथी है, वो नक्सलवादी है, और वो बाकी विद्यार्थियों को भी नक्सलवाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की उन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद से विवेक अग्निहोत्री की इस किताब और इस फिल्म के बाद से ये अर्बन नक्सल शब्द जो है ये भारत में सामान्य डिक्शनरी में शामिल हो गया। और अनेक बार क्या हुआ ये देखा गया कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं ने बहुत बार जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो बहुत प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं लोगों के अधिकारों के लिए, ऐसा वो कहते हैं,
उन पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया गया। इसका सबसे चरम सीमा हमने तब देखा जब एल्गार परिषद मामले में, जो आपका भीमा कोरेगांव मामला है, 2018 में जो मामला हुआ आपका भीमा कोरेगांव, यहां पर क्या हुआ, जब बहुत बड़ी संख्या में एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया गया। मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया जो बहुत सम्मानित थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है गरीबों, दलितों, आदिवासियों की सेवा में लगाया था। सुधा भारद्वाज हो गई, आपके वरवरा राव हो गए, इस प्रकार के कवि जो हैं, आनंद तेंबुले हो गए, जो कवि हैं, लेखक हैं, इस प्रकार के लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन सब पर सीधे सीधे नक्सलवादी होने का आरोप लगाया गया। यह भी आरोप लगाए गए कि वो भारत सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के आरोप लगाकर, यानी कि ये भीमा कोरेगांव मामला जो था, इसने पहली बार ये अर्बन नक्सल वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको सीधे सीधे लागू किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक्टिविस्ट को सीधा नक्सलवादी बुलाने वाला यह पहला मामला था, जिसका पूरे देश में बहुत चर्चा हुई, कई सारी इस पर किताबें लिखी गई। अब इनमें से ज्यादातर लोग जो है जमानत पर छूट चुके हैं, क्योंकि किसी के खिलाफ कुछ ज्यादा साक्ष्य थे नहीं, तो इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो छूट चुके हैं जमानत पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में चर्चा की कि भाई अर्बन नक्सल से हम मुकाबला करेंगे। तो एक व्यक्ति ने आरटीआई फाइल किया और पूछा कि भाई अर्बन नक्सल जो है उसकी परिभाषा क्या है। गृह मंत्रालय से पूछा गया कि अगर आप इन्हें वास्तव में एक आतंकवादी समूह मानते हैं तो इनकी कोई परिभाषा तो होगी। भाई अगर सरकार ये कह रही है कि हम अर्बन नक्सल से निपट रहे हैं या करना, उन पर कार्रवाई करेंगे, तो अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। तो सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह जवाब दिया कि अर्बन नक्सल जैसा कोई भी शब्द जो है वो भारत की कानून व्यवस्था में नहीं है। यानी कि अभी भी अर्बन नक्सल जो ये शब्द है, ये एक अनौपचारिक शब्द है, ये एक अनौपचारिक शब्द है, इसकी कोई औपचारिक परिभाषा अभी तक दी नहीं गई है। लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं, बेसिकली प्रधानमंत्री ने भी आज जो कहा, उन्होंने कहा कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के विकास की यात्रा से दुखी हैं, तो चाहते हैं कि भारत जो है अविकसित रहे, और उस कारण से वो देश में ये कह के कि संविधान को खतरा हो रहा है, देश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमको पहचानना है और ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है। उनका इशारा निश्चित तौर पर जो एक्टिविस्ट हैं उनकी ओर था। किसी भी सरकार में एक्टिविस्ट से नाराजगी होना सामान्य बात है, क्योंकि भाई एक्टिविस्ट जो होता है वो सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करता है। एक्टिविस्ट जो होगा विपक्ष के खिलाफ तो प्रदर्शन करेगा नहीं। जो भी व्यक्ति सरकार में होगा, एक्टिविस्ट उसके खिलाफ ही प्रदर्शन करेगा। यह बात सही है कि भाई किसी भी सरकार में एक्टिविस्ट को लेकर सरकार नाराज रहेगी एक्टिविस्ट से, यह बात सही है, यह बात स्वीकार्य है, यह सामान्य भी है। लेकिन क्या उस एक्टिविस्ट को नक्सलवादी या आतंकवादी बुलाया जाना चाहिए या फिर नहीं, यह एक चर्चा का विषय है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री अपने रैलियों में, अपनी सभाओं में ऐसा कह रहे हैं, तो यह सरकार के सर्वोच्च पद से अब आ रहा है। तो इसके बारे में और चर्चा की आवश्यकता है कि क्या प्रधानमंत्री को एक अपने भाषण में इस प्रकार के एक अपरिभाषित शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा है नहीं, या फिर क्या वास्तविकता में हम ये मानते हैं कि जो हमारे देश में जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो, या फिर ज्यादातर एक्टिविस्ट किसी ना किसी तरह से नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं। इस पर एक लंबे गहन चिंतन की आवश्यकता है, जो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई किताबें पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो स्टडी IQ IAF हिंदी 5 किताबों का सेट लाया है। AJ लाइव कोड लगा लो, 1200 रुपए में जुड़ जाओ, सारी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खत्म, याद रखिए। और अगर आप यूपीएससी की किताबें कौन सी खरीदनी है इसको लेकर चिंतित हैं, तो भैया हमारी 18 किताबों का सेट आया है केवल 4299 में। आज ही ले लीजिए, इसके अलावा आपको कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।